हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ओंकार सर। गाइस, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपियनों का भारत आगमन। ठीक है, इस क्रम में हम लोग देख चुके थे कि यूरोपियन किन्हें कहा जाता है, इनके भारत आने का कारण क्या था और भारत आने का मार्ग क्या था। ठीक है ना गाइस, तो इन सब सारे चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। अब इसी क्रम में हम लोग ये भी देख रहे थे कि जो भारत आने वाली पहली यूरोपियन कंपनी थी वो थी पुर्तगाली कंपनी। और ये पुर्तगाली कंपनी भारत कब आती है और इसका विस्तार कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी कि इस टॉपिक से जो भी आपके एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे यानी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब सारे फैक्ट यानी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी, तो सबसे पहले इस कंपनी का नाम क्या था? ठीक है ना, तो इस कंपनी का नाम क्या था? इस कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। क्या नाम था? एस्टाडो द इंडिया। ठीक है ना गाइस, इस कंपनी का क्या नाम था? एस्टाडो द इंडिया, या एक और नाम से जाना जाता है इसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं एस्टाडो द ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। तो इसे दो नामों से जाना जाता है, एक तो एस्टाडो द इंडिया या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कंपनी की स्थापना कब होती है। ठीक है ना, कंपनी की स्थापना कब होती है? ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कंपनी की स्थापना कब होती है। तो कंपनी की स्थापना होती है 1498 में। ये डेट आप याद रखेंगे। ठीक है ना गाइज, तो कब होती है? कंपनी की स्थापना होती है 1498 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी का संस्थापक या स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है ना, तो कंपनी की स्थापना या कंपनी का संस्थापक कौन था? ठीक है ना, तो कंपनी का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो कंपनी का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होगा कि जो तत्कालीन राजकुमार, क्या नाम था? पुर्तगाल के तत्कालीन राजकुमार, क्या नाम था उनका? डॉन हेनरिक, यानी कि डॉन हेनरिक के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, ये पुर्तगाल के तत्कालीन राजकुमार थे जो डॉन हेनरिक, इन्हीं के द्वारा कंपनी की स्थापना की गई थी। तो कौन थे? डॉन हेनरिक के द्वारा। तो संस्थापक इस कंपनी के कौन थे? डॉन हेनरिक। अब बात आती है कि अगर कंपनी की स्थापना राजकुमार यानी राजा के द्वारा की जाती है तो कंपनी कैसी कंपनी होगी? तो ये सार्वजनिक कंपनी होगी। कैसी कंपनी होगी? सार्वजनिक कंपनी होगी। अब सार्वजनिक कंपनी हो गई, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यह कैसी कंपनी होगी? सरकारी कंपनी होगी। सरकारी कंपनी होगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कंसेप्ट अवधारणा आधारित कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्टाडो द इंडिया यानी पुर्तगाली कंपनी कैसी कंपनी थी, तो कैसी कंपनी थी? ये सरकारी कंपनी थी। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये भी अवधारणा आधारित है यानी कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन, कि इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, कंपनी की स्थापना का उद्देश्य आपको पता है, जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, भारत से पुर्तगाल पहुंचता है तो वहां के राजा को अवगत कराता है कि महाराज, यहाँ से तो अगर आप व्यापार करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का व्यापार करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। तो जब मुनाफा प्राप्त होगा, इस चीज़ को देखते हुए एक कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है ना, कंपनी की स्थापना होती है। उस कंपनी का क्या नाम था? एस्टाडो द इंडिया। यानी कि कहने का मतलब कि पूरब यानी भारत, पूरब किसके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाता है? भारत के। तो पूरब के साथ मिर्च मसालों के व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करने के लिए इस कंपनी की स्थापना होती है। यानी कि व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, एकाधिकार प्राप्त करने के लिए किसकी स्थापना होती है? कंपनी की स्थापना होती है। अब ये एकाधिकार का मतलब क्या है गाइस? तो एकाधिकार का मतलब होता है कि जो भी यूरोप और भारत के साथ मिर्च मसालों पे व्यापार होगा वह कौन करेगा? पुर्तगाल करेगा। ठीक है ना, इसी को एकाधिकार कहते हैं। यानी कि मिर्च मसालों का जो भी व्यापार होगा उस पर केवल किसका अधिकार होगा? किसका? पुर्तगालियों का। इसी को एकाधिकार कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य क्या था? कि मिर्च मसालों के व्यापार पे एकाधिकार
प्राप्त करना। ठीक है गाइस, अब आई होप कि एक अधिकार आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वह क्वेश्चन है कि इस कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी। ठीक है ना, तो कंपनी की पहली फैक्ट्री खुलती है कहाँ, यानी पहली फैक्ट्री कहाँ खुलती है, तो यह खुलती है 1503 में। कब? 1503 में। कहाँ खुलती है? कोचीन में खुलती है। कहाँ खुलती है गाइज? कोचीन में। ठीक है ना, कहाँ खुलती है? कोचीन में। जब दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आता है 1502 में, तो वह पहली फैक्ट्री कहाँ खोलता है? कोचीन में खोलता है 1503 में। ठीक है ना, ये डेट आप याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि पहली फैक्ट्री कहाँ खुलती है? 1503 में। कहाँ? कोचीन में। अब देखिए, अब जो है कि अच्छा, एक और यहाँ से जैसे कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन बन सकता है कि कोचीन में ही क्यों खुली? जो पहली फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की, कोचीन में ही क्यों खुली? अच्छा, एक बात और है, ठीक है, मैं आता हूँ उस टॉपिक पे, लेकिन सबसे पहले फैक्ट्री समझ लीजिए। फैक्ट्री का मतलब ये है उत्पाद बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ फैक्ट्री का मतलब सीधे सीधे ये है कि भारत और पुर्तगाल के बीच किसका व्यापार था? मिर्च मसाले का, सूती कपड़ों का व्यापार था। तो इस व्यापार में जैसे यहाँ से क्या होता था कि भारत से मिर्च मसाले, सूती कपड़े एकत्रित करके जो पुर्तगाली थे कहाँ ले जाते थे? यूरोप में। तो जब ये क्या करते थे? एक फैक्ट्री स्थापित करते। फैक्ट्री का मतलब किलेबंदी करते थे। किलेबंदी करके वहाँ सामानों को स्टोर करते थे। ठीक है ना, पूरे भारत से इकट्ठा करते थे सामान, और उसके बाद से व्यापार के लिए अपने यूरोप ले जाते थे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि सामान स्टोर करने की जगह, ठीक है ना, सामान एकत्रित करने की जगह को ही क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। उस समय के दौर में तो ये फैक्ट्री होती थी। फैक्ट्री का मतलब उत्पादक कंपनी नहीं थी यहाँ। ठीक है ना, तो अब ये हो गई फैक्ट्री। अब बात ये आती है, अगर अवधारणा बेसिस क्वेश्चन बनता है कि कोचीन में ही क्यों खुली थी, जबकि वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? केरल के मालाबार तट के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था, और ये चाहता तो कालीकट में ही खुलती फैक्ट्री। लेकिन क्या हुआ कि जब 1502 में जब वास्को डी गामा भारत आया, तो वह चाहता था कि जो वहाँ का तत्कालीन शासक, कौन? जमोरिन, कालीकट का जो तत्कालीन शासक था जमोरिन, उससे यह अपेक्षा करता था वास्को डी गामा कि अरब देशों से कालीकट नामक बंदरगाह पे आने वाले जहाज़ों को जितने भी अरब व्यापारी हैं, ठीक है ना, जब भी अरब व्यापारियों को आने से रोक दें। लेकिन जमोरिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जो भी अरब देशों से व्यापारी आते थे, तो वहाँ जब नावें अपनी कालीकट बंदरगाह पे जब नाव खड़ी करते थे, तो वहाँ से उसे कुछ ना कुछ धन के रूप में टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता था। अब इसको देखते हुए जमोरिन ने मना कर दिया, किसको? वास्को डी गामा को, कि हम अरब वासियों को मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं यहाँ नाव खड़ी करने से। अब इस वजह से दोनों के बीच क्या होता है? मनमुटाव होता है, और मनमुटाव होता है तो वह कंपनी कालीकट न खुल के कहाँ खुलती है? कोचीन में खुलती है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी? 1503 ईस्वी में कोचीन में खुली थी। ठीक है गाइस, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। हाँ, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है इस टॉपिक से कि कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ठीक है ना, या वायसराय जिसको बोला जाता है। तो कंपनी का प्रथम गवर्नर, यानी प्रथम गवर्नर या वायसराय जिसको बोला जाता है, क्या? वायसराय कौन था? ठीक है ना, तो ये नाम आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसको फ्रांसिस डी अल्मेड़ा या फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के नाम से जाना जाता है। फ्रांसिस डी अल्मेड़ा या फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो आप इससे घबराने की बात नहीं है। कहीं कहीं फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा है या कहीं कहीं फ्रांसिस डी अल्मेड़ा है। ठीक है ना, तो प्रथम गवर्नर कौन था या वायसराय कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा। अब हम फ्रांसिस डी अल्मेड़ा को विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, विस्तार से पढ़ने का मतलब कि फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा का कार्यकाल भारत में क्या क्या रहा, इसकी नीतियां क्या क्या रही, ठीक है ना, कंपनी का विस्तार कैसे किया, थोड़ा इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। मैंने कहने का मतलब कि जो भी इस फ्रांसिस डी अल्मेड़ा से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम उन बिंदुओं को हम फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो अभी के लिए आप स्टार्ट द इंडिया के बारे में या ईस्ट इंडिया पुर्तगाली कंपनी से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों पर यानी उन बिंदुओं पे हमने फोकस कर दिया है। ठीक है, तो ये बिंदु आप याद रखिएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रांसिस डी अल्मेड़ा। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं फ्रांसिस डी अल्मेड़ा की तरफ। फ्रांसिस डी अल्मेड़ा, तो फ्रांसिस डी अल्मेड़ा से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन बिंदुओं पे हम फोकस करते हुए चलेंगे। तो फ्रांसिस डी अल्मेड़ा, सबसे पहले बात आती है कि कौन था, तो यह पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर था। कौन था? प्रथम गवर्नर या वायसराय। कौन था? प्रथम गवर्नर या वायसराय था। किस कंपनी का? पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर या वायसराय था। उसके बाद इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु यानी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वह कि इसका कार्यकाल क्या था। कार्यकाल क्या था? तो कार्यकाल 1505 से लेके कब से कब तक गाइस? 1505 से लेके 1509 के बीच। 1505 से लेके 1509 यानी 1509 ईस्वी के बीच। ठीक है ना? कहने का मतलब कि 1505 में भारत आता है और 1509 तक भारत में रहेगा। ठीक है ना? भारत में क्या बन के रहेगा? गवर्नर या वायसराय, कंपनी का गवर्नर या वायसराय बन के रहेगा। ठीक है, अब इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु यानी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकता है वह कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था, कंपनी का हेडक्वार्टर यानी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ रखा था। ठीक है ना? तो कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ रखा था? तो इसके कार्यकाल के समय भी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ था? कोचीन में ही था। कहाँ था? कोचीन में ही था। ठीक है ना गाइस? तो इसके भी कार्यकाल के समय कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ था? कोचीन में ही था। उसके बाद इससे क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है कि नीले जल की नीति या इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अंग्रेजी में ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है ना गाइस? क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नीले जल की नीति किसके द्वारा दी गई थी? तो नीले जल की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के द्वारा दी गई थी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के द्वारा दी गई थी। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से नीले जल की नीति। ठीक है ना? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के द्वारा दी गई थी नीले जल की नीति। अब ये नीले जल की नीति है क्या? नीला जल से मतलब आपका तात्पर्य होता है कि समुद्र या सामरिक। तो सामरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू जल की नीति या नीले जल की नीति दी गई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी दी गई थी। ठीक है ना? ये सामरिक नियंत्रण होता क्या है? तो आपको पता है कि उस दौर में जो भी व्यापार हो रहे थे समुद्रिक मार्ग से ही हो रहे थे। ठीक है ना? अब इसी समुद्रिक मार्ग पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को पता था कि जो सामुद्रिक मार्ग है उसका महत्व बहुत अधिक है। ठीक है ना? जो भी व्यापार होने हैं समुद्रिक मार्ग से ही होने हैं, तो उसका महत्व अधिक है। तो इसी समुद्रिक मार्ग पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए नीले जल की नीति दी गई थी। ठीक है ना? इसी को सामरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए नीले जल की नीति दी गई थी। अब इसी सामरिक नियंत्रण यानी नीले जल की नीति के तहत इसने अरब सागर में क्या किया कि अरब सागर में किसको हराया? तुर्कों की नौसेना को हराया। ठीक है ना? तुर्कों की नौसेना को हराया। ठीक है? नौसेना को हराया। फिर उसके बाद तुर्कों के बाद किसको हराया? मिस्र की नौसेना को हराया था। मिस्र की नौसेना को। फिर उसके बाद गुजरात की नौसेना को भी इसने परास्त किया था। गुजरात की नौसेना को परास्त किया था। तो किस नीति के तहत? नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति के तहत तुर्कों की नौसेना को भी पराजित किया था, मिस्र की नौसेना को भी पराजित किया था और गुजरात की नौसेना को। मैंने कहने का मतलब कि यह सामरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए इतना वर्चस्व समय स्थापित कर दिया था कि मतलब अब देखिए 3-3 देशों की नौसेना को हरा चुका था। ठीक है ना? तो इस हिसाब से लगता है कि उस दौर में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो था अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत सफल भी रहा था। ठीक है? तो ये हो गया तुर्कों की नौसेना, मिस्र की नौसेना और गुजरात की नौसेना। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है कि तुर्कों की नौसेना को हराने वाला कौन सा पुर्तगाली वायसराय था या गवर्नर था, तो होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। या फिर मिस्र पूछ सकता है या फिर गुजरात की पूछ सकता है। ठीक है ना? तो ये
जो भी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन बिंदुओं को मैंने फोकस कर दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो पुर्तगाली गवर्नर आने वाला भारत जो द्वितीय क्रम का जो पुर्तगाली गवर्नर था उसको पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है ना, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और बहुत जल्दी हम लोग 1K सब्सक्राइबर के करीब पहुंच गए हैं, ठीक है ना गाइस। तो और थोड़ा सा आप लोग प्यार बनाइए, सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 1K पार कर जाए, ठीक है गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।